हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 30 जनवरी 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल देखेंगे वो देखेंगे इंडिया फ्रांस के डिफेंस रिलेशन के बारे में। अभी इंडिया और फ्रांस के बीच में डिफेंस रिलेशन है वो बढ़ गए हैं। बाकी देशों की तुलना में इंडिया के फ्रांस के डिफेंस रिलेशन है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे संबंधित देख लेते हैं। अभी क्या हुआ, फ्रांस के राष्ट्रपति जी है वो इंडिया पर आए थे। हमारी जो 26 जनवरी की हर साल क्या होता है, 26 जनवरी को हम किसी फॉरेन गेस्ट को एज ए चीफ गेस्ट भारत में बुलाते हैं। फॉरेनर को चीफ गेस्ट भारत में बुलाते हैं। वो किसी देश का या तो राष्ट्रपति हो सकता है या प्रधानमंत्री हो सकता है। तो इस बार हमने फ्रांस के राष्ट्रपति को इनवाइट किया था, तो वो भारत आए थे। हमने जयपुर में इससे संबंधित एक रैली भी निकाले थे हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो फ्रांस और जो हमारे भारत है ना, उसके बीच में कई सारी एग्रीमेंट हुए थे। फ्रांस और भारत के बीच में कई सारे एग्रीमेंट हुए। मेन जो एग्रीमेंट हुआ था वो डिफेंस पे हुआ था। इसके अलावा एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, और भी कई मामलों में दोनों के मध्य कई सारे एग्रीमेंट हुए। और फ्रांस और भारत के बीच में लगातार है ना, डिफेंस के एरिया में पार्टनरशिप लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर बनते जा रहे हैं। दोनों के मध्य इंपॉर्टेंट डिफेंस टाइज हो रही है मैनी एरियाज़ में। लाइक डिफेंस में बहुत ज़्यादा, और भी कई एरिया में जो इनके बीच में टाइज है वो बढ़ती जा रही है। फ्रांस को नेक्स्ट रसिया भी कहा जा रहा है, बिकॉज भारत के जिस प्रकार से रसिया के साथ संबंध थे ना, डिफेंस के मामले में भारत के जिस प्रकार के रसिया के साथ संबंध थे, अभी वो फ्रांस के साथ देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा भारत के यूएस के साथ में संबंध है, इजराइल के साथ में संबंध है। फ्रांस है वो नेक्स्ट डिफेंस पार्टनर भारत का बन रहा है। तो ये पूरा फ्रांस के संबंधित था। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल में। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो ओला की कृत्रिम एआई के बारे में है। न्यूज़ में क्यों, अभी देखो क्या हुआ है। ओला की जो एक कृत्रिम एआई बनाएगी जिसका नाम ही है एआई, कृत्रिम एआई जिसका नाम है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर कंपनी अलग अलग अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रही है, क्योंकि एआई का दौर चल रहा है। तो जैसे कि चैट जीपीटी एक प्रकार का एआई है, वैसे अभी ओला ने भी अपना एक एआई डेवलप किया जिसको हमने डिस्कस भी किया कुछ टाइम पहले, जिसका नाम है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब ये संस्कृत वर्ड है। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, इंग्लिश में आर्टिफिशियल बोलते हैं ना, तो एक कृत्रिम यही वर्ड है। और अभी ये ओला ने अपना लॉन्च किया है, तो अभी ये यूनिकॉर्न बन गया है। मतलब क्या कहने का है, ओला का जो कृत्रिम एआई है वो भी यूनिकॉर्न बन गया। और पहला एआई यूनिकॉर्न पहला ही बना है। इससे पहले वैसे तो यूनिकॉर्न बहुत सारे बन चुके हैं, पर जो यूनिकॉर्न बना एआई में वो पहला ही बना है। ये ओला का एआई है, ओला का एआई है जो पहला यूनिकॉर्न बना है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो इस कृत्रिम एआई के बारे में बात करें ना, तो ये देखो ये इंडिया का मॉडल है। पहले तो इंडिया का एआई मॉडल है। इससे पहले इंडिया के ऐसे तो एआई मॉडल बहुत सारे लॉन्च हुए, बट इससे काफ़ी ज़्यादा होप है। होप क्यों है, तो सबसे पहले तो इसका एआई का मॉडल है इंडिया का, कृत्रिम एआई मॉडल इंडिया का है। इसे लॉन्च किसने किया था, ओला के सीईओ है ना भाविश अग्रवाल जी। ठीक है, तो इनके द्वारा भाविश अग्रवाल जी, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। क्या काम करेगा, 2024 से ये बीटा वर्जन में काम करना स्टार्ट कर देगा। 2024 से बीटा वर्जन में काम करना स्टार्ट कर देगा। पहला तो कृत्रिम एआई किसका है, ओला का। कृत्रिम एआई किसका है, ओला का। कौन सी लैंग्वेज में, इंडियन टच में बनाया गया, इंडियन लैंग्वेज के लिए बनाया, इंडियंस के लिए बनाया गया है। ठीक है, सीईओ कौन है, भाविश अग्रवाल जी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और अभी क्यों न्यूज़ में, अभी यूनिकॉर्न बन चुका है, ये पहला एआई यूनिकॉर्न बन चुका है, इसलिए न्यूज़ में। कब से काम स्टार्ट करेगा, 2024 से ये काम करना स्टार्ट कर देगा। ये तो यहाँ पे देखा हमने। अब क्या होगा एआई के बारे में देखे इसमें। कृत्रिम एआई की बात करें तो एआई जो शब्द है वो संस्कृत के शब्द कृत्रिम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आर्टिफिशियल, यानी कि मैन मेड नहीं है, आर्टिफिशियल है। इसे मैन के द्वारा बनाया गया, नेचुरली नहीं है, ये मैन मेड है, कृत्रिम रूप से बनाया गया, आर्टिफिशियली काम करेगा। तो ये कृत्रिम वर्ड है वो संस्कृत का है। ये भारत का पूर्ण एआई कंप्यूटिंग स्टैक है, मतलब एआई रूप है भारत का पूर्ण एआई स्टैक है। भारत का पहला एआई है। वैसे तो एआई भारत में बहुत बने हैं, बट भारत का ऐसा पहला एआई है जो पूर्ण कंप्यूटर तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे लेवल पे ये काम करेगा। इसके 2 वर्जन होंगे, एक तो प्रो वर्जन होगा, एक बेस मॉडल होगा। बेस वर्ल्ड जो आम लोगों के लिए होगा, जिसे यूज़ कर सकते हैं, डेवलपर है, एप्लीकेशन वाले हैं, ठीक है, जिनको जरूरत पड़ती है वो यूज़ कर सकते हैं। और प्रो मॉडल है वो बड़ी समस्या समाधान करने के लिए, बड़े बड़े लेवल के लोग हैं ना वो यूज़ करेंगे। 2 मॉडल है, एक तो प्रो वर्जन है जो बड़े लोगों के लिए, एक बेस मॉडल है जिसे आम पब्लिक है, डेवलपर वगैरह वो यूज़ कर सकते हो। तो मॉडल कितने, 2 है, प्रो एंड बेस मॉडल है। ठीक है, एल्गोरिदम कैसा होगा, भाषा एल्गोरिदम होगा, उसके आधार पर ये काम करेगा। चैट जीपीटी के समान ही, चैट जीपीटी फॉरेन उसके समान ये है। तो चैट जीपीटी के समान एक प्रकार का एआई है, बट इसमें एआई है वो भारत के आधार पर है। चैट जीपीटी फॉरेनर के बेस पर है, उसमें फॉरेनर लैंग्वेज वगैरह है, इंडियन टच नहीं है, बट इसमें इंडियन टच है, वो इंडियन हिसाब से काम करेगा, इंडिया के प्रकार से काम करेगा। ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेज, जैसे कन्नड़, हिंदी वगैरह बहुत सारी इसमें इंडियन लैंग्वेज दी गई है इंडिया के हिसाब से। तो इंडियन लैंग्वेज जैसे मोर देन 20 लैंग्वेज इसमें लिखी गई है। जैसे भारत की भाषा है उसमें मोर देन 20 भाषाएं इसमें इंक्लूड की गई है। और 10 भाषा को तो ये लिख भी सकता है, 20 भाषा को समझ सकता है, 20 भारतीय भाषा को समझ सकता है, और 10 भारतीय भाषा को ये लिख भी सकता है। जैसे आप पूछोगे
कि मुझे इसके बारे में मुझे बताओ यूपीएससी में आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, इसमें गुजराती में आंसर दो मुझे, तो ये गुजराती में बता देगा आपको। आप पूछोगे मराठी में आंसर दो, तो ये मराठी में बता देगा आपको। 10 लैंग्वेज में तो आपको लिख के भी बता देगा, और 20 लैंग्वेज बोलोगे तो समझ जाएगा, है ना। 10 लैंग्वेज आपको लिख के दे देगा वापस आंसर, और 20 लैंग्वेज में ये समझ भी सकता है। इसका कहने का मतलब ये वॉइस में भी काम करता है। आप बोल के भी बोलोगे कि मुझे ये आंसर दो, मुझे दो कि हाउ टू क्लियर यूपीएससी, हाउ टू क्रैक यूपीएससी, ये बोल के बताओ। आप वॉइस दो, हाउ टू क्रैक यूपीएससी बोल के कमांड दोगे तो भी आपको आंसर दे देगा। और बोलने की जगह आप लिख के बोलो हाउ टू क्रैक यूपीएससी, तो भी आपको ये आंसर दे देगा। तो वॉइस में और रिटर्न में चैट जीपीटी है ना, वो वॉइस में काम नहीं करती है, वो ओनली रिटर्न में काम करती है। तो ये वॉइस रिटर्न दोनों में काम करता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से चैट जीपीटी से थोड़ा अच्छा भी है। एक तो इंडियन टच है, ठीक है, ये इंडियन की बहुत सारी लैंग्वेज समझ सकता है, और इसमें जो डेटा दिया गया है वो भी इंडिया का है, ताकि जैसे आप रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में पूछोगे ना, तो वहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा वो इंडियन के अकॉर्डिंग मिलेगा। वहाँ पे पूछोगे आप चैट जीपीटी में रामायण क्या है, तो आपको एक बना बनाया सा आंसर मिलेगा, आपको लगेगा ये क्या कह रहा है, ऐसा तो हमने सोचा ही भी नहीं था। और यहाँ पे पूछोगे तो रियल रामायण का मतलब मिलेगा, क्योंकि बिकॉज इसमें इंडियन क्या सोचते हैं वो दिखाया दिया गया, भारतीय भावनाओं को इंक्लूड किया गया, इसलिए ये इस प्रकार के आंसर देगा, ठीक है। किस पे आधार पे काम करता है, तो काम तो वही है, बड़े लैंग्वेज के होता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल है LLM, उसके आधार पर ये काम करता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उसके आधार पर ये काम करेगा। एक प्रकार का कृत्रिम एरिया ये है ही, और इसमें ये प्रकार के बेंचमार्क यूज हुए। तो ये पूरा कृत्रिम AI से संबंधित था। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो ज़ॉम्बी वायरस के बारे में। ज़ॉम्बी वायरस के बारे में न्यूज़ में क्यों है ज़ॉम्बी वायरस का? ये न्यूज़ में इसलिए है कि साइंटिस्ट का कहना है कि अभी प्राचीन काल से जो हमारे परमाफ्रॉस्ट थी वो दबे हुए थे। मीन्स क्या परमाफ्रॉस्ट, पहले तो ये देख लो परमाफ्रॉस्ट होते क्या है, बाद में न्यूज़ को देख ली। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, जैसे कि ये एरिया है, ठीक है, आर्कटिक रीजन है, हिमालयन रीजन है, वहाँ पे लगातार 2 साल, वैसे तो कई साल से रहे तो वो तो है ही, लगातार 2 साल से, लगातार 2 ईयर से, लगातार 2 सालों से जहाँ पर बर्फ ढकी रहती है, जहाँ पर बर्फ़ ढकी हुई रहती है और टेम्परेचर 0 डिग्री से कम रहता है, वो परमाफ्रॉस्ट कहलाता है। ऐसा एरिया जहाँ पर लगातार 2 वर्ष से बर्फ़ ढकी हुई रहती है, ऐसा एरिया जहाँ पर लगातार 2 वर्षों से बर्फ़ ढकी हुई रहती हो, और वो लगातार 2 वर्ष से -0 डिग्री, 0 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर हो, माइनस में टेम्परेचर हो, वो परमाफ्रॉस्ट रीजन कहलाता है। तो परमाफ्रॉस्ट जैसे आर्कटिक रीजन है, वहाँ पर लगातार 200 तो क्या है, वहाँ पे तो करोड़ों सालों से बर्फ़ ढकी हुई है, और हमारा हिमालयन रीजन है, वहाँ पे बर्फ़ ढकी हुई है। तो ये सारे रीजन है वो परमाफ्रॉस्ट रीजन है। अब ऐसे परमाफ्रॉस्ट रीजन का ये बेनिफिट होता है कि इसमें क्या होता है, बेनिफिट्स मीन्स जो पुराने जो वायरस होते हैं, ठीक है, वो कई सारे वायरस इसके नीचे दबे हुए पड़े रहते हैं। तो अभी साइंटिस्ट है, उनको ये सा डाउट है कि ये जो परमाफ्रॉस्ट रीजन है, ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से ये पिघलता जा रहा है। तो इसकी वजह से वहाँ पर जो प्राचीन वायरस वगैरह जो दबे हुए हैं वो वापस निकल आएंगे। तो इस प्रकार का प्राचीन एक ज़ॉम्बी वायरस है जो नीचे दबा हुआ है, ये परमाफ्रॉस्ट रीजन पिघल रहा है, इससे बाहर आने का खतरा है, जो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए खतरा बन सकता है। इस प्रकार का ये वायरस है कि पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन उसके लिए खतरा बन सकता है। तो ज़ॉम्बी वायरस ऐसे वायरस है जो प्रागैतिहासिक काल से एक लंबे टाइम से दबे हुए परमाफ्रॉस्ट रीजन में, अगर वो पिघल गया सारा परमाफ्रॉस्ट रीजन, तो वो पिघले हुए जो ज़ॉम्बी वायरस से नीचे दबे हुए थे वो बाहर आ जाएंगे और पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए खतरा बन सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो इनका कहना है कि जो हम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज, इसे रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोका तो ये वापस पुनर्जीवित हो गए तो हमारे लिए खतरा बन सकता है। हमने परमाफ्रॉस्ट के बारे में देख लिया। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, जहाँ पर लगातार 2 सालों से या 2 सालों से अधिक है वो टेम्परेचर 0 डिग्री से कम रहे, ठीक है, और वहाँ पे बर्फ़ जमी रही, तो वो परमाफ्रॉस्ट रीजन कहा जाता है, ठीक है। ये परमाफ्रॉस्ट रीजन के बारे में देखा, और ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, अभी क्या हुआ है, रेयर गोल्डन टाइगर है वो देखा गया है। रेयर ऐसा जो टाइगर है वो कहीं कहीं बहुत कम देखा जाता है, ये रेयर गोल्डन टाइगर है। अब ये किस प्रकार का है, ये गोल्डन कलर का, सुनहरे कलर होते हैं ना, ये भूरे टाइप के ऐसे कलर होते हैं, इस टाइप का है। तो सुनहरे या गोल्डन जो बालों वाला एक टाइगर है वो देखा गया काजीरंगा में। तो आप बोलोगे कि गोल्डन टाइगर तो होते ही नहीं, ये कौन सा टाइगर, हमने तो कभी नहीं देखा। आपने कहा किसी ने भी नहीं देखा, बहुत कम, इसलिए तो कहा जाता है रेयर है। आपने नहीं देखा तभी तो रेयर कहा जा रहा है। तो वहाँ पे जो रहते हैं वो रेयर टाइगर होते हैं, उनका कलर होता है इस टाइप का, सुनहरा कलर होता है, गोल्डन कलर होता है, रेयर देखे जाते हैं। अभी देखा गया है असम के जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पर देखा गया। तो ये न्यूज़ थी। अभी इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। अभी एक फोटोग्राफर थी, वहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे थे, तो उनको ये रेयर गोल्डन टाइगर है वो देखा गया। कहाँ देखा गया, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। अब इसके बारे में बात करें, असम के जो गोल्डन टाइगर जो है, अब देखो ये एक प्रकार का टाइगर है ना, ये एक अलग कोई प्रजाति नहीं है। जैसे कि आप बोलोगे कि अलग अलग प्रजातियाँ होती है, टाइगर की अलग प्रजाति है, लॉयन की अलग प्रजाति है, वैसे अलग अलग प्रजाति है। बट ये जो है ना गोल्डन टाइगर, ये कोई अलग प्रजाति नहीं है, ये पार्ट टाइगर ही है। ये मेन जो टाइगर है ना वही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क बस इतना है कि इसका जो कलर है, इसका बालों का कलर है वो गोल्डन है,
इसमें कोई नहीं है, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं है। बस इतना है कि ये जो कलर है वही चेंज है, ना इनकी स्पीड चेंज है, ना इनका शिकार करने का तरीका अलग है, ना इनके रहने का तरीका अलग है। सिंपल से इतना है कि इनका कलर इतना अलग है। जैसे इंसान में कोई किस कलर का होता है, कोई किस कलर का होता है, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान की प्रजाति अलग है, नहीं, प्रजाति सेम है, टाइगर की प्रजाति, बट इसका कलर अलग है, ठीक है। इसे टेबी और स्ट्रॉबेरी भी कहा जाता है, टेबी टाइगर भी कहा जाता है, स्ट्रॉबेरी भी टाइगर भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसका कलर चेंज क्यों होता है, कलर चेंज क्यों होता है? कलर चेंज होने का मेन रीजन है इनमें जो अपना जीन होता है ना, जीन होता है, वो जीन चेंज होता है। एक अप्रभावी जीन होता है, ठीक है, हमारे जेनेटिक होते हैं ना, जेनेटिक चेंज हो करने से हमारी हाइट चेंज हो सकती है, हमारा कलर चेंज हो सकता है, ये सारी चीज़ें इंसान में भी चेंज होती हैं। तो वैसे ही ये जो टाइगर है ना, इसमें एक जीन होता है, जीन में प्रभाव आ जाता है, उसके कारण में जीन में चेंजिंग आने के कारण इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जीन है, उसमें प्रभाव आने के कारण, उसमें चेंज आने के कारण इनका जो कलर होता है चेंज हो जाता है और सुनहरे कलर का हो जाता है। कलर कैसा होता है? सुनहरा कलर होता है। इसमें ये देखो इस प्रकार का इसका कलर है, कलर देख लो आप, ये रेड कलर है, उसमें ब्लैक धारियाँ है और नीचे वाइट शाख है, ठीक है। तो कलर है रेड, ऊपर सुनहरा कलर है और नीचे ब्लैक पट्टियाँ है और वाइट कलर का। देखो इसका सफ़ेद रंग होता है बालों का, नीचे सफ़ेद रंग है, ठीक है। ऊपर बाघ काले रंग की पट्टियाँ होती है, बाघ की तरह काले रंग की पट्टियाँ है, और ये बाघ परिवार से है, टाइगर फैमिली से है, कोई अलग से प्रजाति नहीं है। ये आनुवांशिक होते हैं, जीन होते हैं, उसमें चेंज आने के कारण इसका रंग अलग हो जाता है और इसमें कलर होता है। उसका चेंज होने का एक और रीजन है, ये अत्यधिक प्रजनन करने से, अत्यधिक सेक्सुअल एक्टिविटी करने से, अत्यधिक प्रजनन करने से इनमें कलर में चेंज आ सकता है, ठीक है। एक्सेसिव इनब्रीडिंग करने से इनके कलर में चेंज आ सकता है। चेंज आने का रीजन पहले तो हमने देखा था, एक तो जीन में चेंज आ गया, ठीक है, जीन में चेंज आ गया तो भी हो सकता है, एक्सेसिव इनब्रीडिंग करने से भी आ सकता चेंज। अब एक्सेसिव इनब्रीडिंग क्या होता है? इसमें जैसे कि दो सेम वंश के हैं, ठीक है, दो सेम ही वंश का आप समझते हो, दो सेम वंश के, यानी दो एक ही परंपरा से आ रहे हैं, दो एक ही, मतलब उनका जो बर्थ है, उनका ग्रोथ है, डिसेंट आप समझ रहे हो, एक ही वंश से। अगर दो एक ही वंश से आने वाले प्राणी, दो एक ही वंश से आने वाले जो इंडिविजुअल है, वो जब इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, उससे जो बच्चे पैदा होते हैं वो सेम ही वंश के होते हैं, इनब्रीडिंग कहा जाएगा। मतलब सेम वंश से आने वाले जब दो व्यक्ति है, समान वंश से आने वाले जो होते हैं, वो जब इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं, इनब्रीडिंग वाले बच्चे कहते हैं। इसमें संभोग से व्यक्ति पैदा होते हैं, तो ये जो लक्षण होते हैं वो वापस पैदा हो जाते हैं। इनमें जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो पैदा हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है ना कि हमारे जो देसी भाषा में कहा जाता है कि शादियाँ होती है वो सेम गोत्र में, सेम वंश में नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेम वंश में करने से जो अप्रभावी कैरेक्टर होते हैं वो आ जाते हैं, ऐसे लक्षण होते हैं जो नहीं होने चाहिए वो आ जाते हैं, इसीलिए दूर शादियाँ की जाती है। तो सेम इनमें ये होता है कि जो सेम वंश से, सेम डिसेंट से जो शादियाँ कर लेते हैं, सेम डिसेंट से इस प्रकार की क्रिया कर लेते हैं, जहाँ बच्चे पैदा होते हैं, तो उनमें ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो जीन होते हैं, अप्रभावी लक्षण होते हैं, वो आने की संभावना बढ़ जाती है। आपने वो मॉडल भी पढ़ा होगा साइंस में, ठीक है। तो सेम प्रभाव से आने से खतरा बढ़ जाता है। इनकी तंचा जो होती है ना, अंगूठी कलर की होती है, अलग अलग कलर की ये दिखाई देते हैं। मैन जो होते हैं वो सुनहरे कलर के होते हैं, ठीक है। ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित है। और अब देखो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आया, तो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। ये रहा काजीरंगा नेशनल पार्क, कहाँ पर है ये? पहले असम में, ये असम का मैप, ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। अब काजीरंगा नेशनल पार्क पहले तो इसे किया गया था क्रिएट 1904 में इसे बनाया गया था। काजीरंगा को 1904 में बनाया गया था। नेशनल पार्क इसे कब बनाया गया? 1974 में, 1974 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया। 1904 में बनाया गया था, 1974 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया। 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 1974 में नेशनल पार्क, 2004 में टाइगर रिजर्व, 1985 में इसे यूनेस्को हेरिटेज साइट, 1985 में से यूनेस्को हेरिटेज साइट, 1985 यूनेस्को की हेरिटेज साइट इसे घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, यहाँ पे कहीं अच्छी अच्छी बर्ड भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये कौन सी रिवर पर है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। ब्रह्मपुत्र रिवर यहीं से आती है, ये देखो यहीं से आती, तो ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पर है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिवर कौन सी फ्लो होती है? दिफ्लू रिवर है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर है, वो यहाँ से फ्लो होती है। दिफ्लू रिवर यहाँ से फ्लो होती है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की यहाँ पे एलिफेंट है, राइनोज है, टाइगर है, ये सारे यहाँ पे प्राणी रहते हैं। एलिफेंट, राइनोज, टाइगर, एशियाटिक बफेलो वो वहाँ पर पाए जाते हैं। हाईवे नंबर नेशनल हाईवे 37 वो यहीं पे चलता है, यहाँ से चलता है। नेशनल हाईवे 37 से यहाँ पे जाता है, वो यहीं से इसी से होते पास होता है। नेशनल हाईवे नंबर 37 इसी से होते हुए पास होता है, ठीक है। और भी लैंडस्केप है यहाँ पे, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, ओपन जंगल है, ठीक है। ये सारी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है।
असम, ये काजीरंगा नेशनल पार्क पहले तो कहाँ असम में है, ठीक है। 1904 में इसे बनाया गया था। 1974 में 1974 में टाइगर नेशनल पार्क, 2007 में इसे टाइगर रिजर्व, 1985 में यूनेस्को की धरातल स्थल, ठीक है। पक्षी अभ्यारण्य भी देखा गया, इसमें बहुत सारे पक्षी भी रहते हैं इंपॉर्टेंट। कौन सी रिवर यहाँ पे फ्लो होती है, ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पर है। दिफ्लू रिवर यहाँ फ्लो होती है, दिफ्लू रिवर यहाँ से फ्लो होती है। नेशनल हाईवे 37, नेशनल हाईवे कौन सा यहाँ से 37 होता है। गेंडा, हाथी, बाघ, एशियाई भैंस यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार के यहाँ पे वन देखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है, गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि जो आधार कार्ड है ना, उसे आप एज ए बर्थ सर्टिफिकेट और साथ ही साथ में एज ए नेशनलिटी प्रूफ नहीं कर सकते हो। मतलब बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है, इसका मतलब ये नहीं आप इंडियन सिटीजन हो। क्यों? क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट है ना, वो सिटीजन इंडियन बनाती है। इसके अलावा फॉरेनर भी है, फॉरेनर है जिसको कुछ टाइम के लिए इंडिया में रहना है, उनको कुछ सिम कार्ड वगैरह लेनी है और भी कुछ काम करना है, उसके लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है। तो फॉरेनर है वो आधार कार्ड बना सकता है। पहली बात है, फॉरेनर आधार कार्ड बना सकता है। तो फॉरेनर अगर आधार कार्ड बना सकता है, इसका मतलब है कि इसे बर्थ सर्टिफिकेट के नेशनलिटी के रूप में तो यूज़ नहीं किया जा सकता है, सिटीजन के रूप में तो यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो आधार कार्ड सिटीजन का वो प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड सिटीजन का प्रूफ नहीं है। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा था ना, तब यूपीएससी ने पूछा था कि क्या आधार कार्ड एज ए सिटीजन प्रूफ है? नहीं, आधार कार्ड सिटीजन प्रूफ नहीं है, कि आप सिटीजन प्रूफ नहीं कर सकते आधार कार्ड को देख के। सेकंड, ठीक है, पहली स्टेटमेंट समझ में आ गई। दूसरा, ये तो पहले की बात है। दूसरी बात ये है, किसी एज ए डेथ सर्टिफिकेट, एज ए डेट बर्थ ऑफ डेट, तो इसे बर्थ डेट सर्टिफिकेट के रूप में भी यूज़ नहीं किया जाता, बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में यूज़ नहीं किया सकता। आप आधार कार्ड देखकर ये नहीं बोल सकते कि मेरा बर्थ ये होता है और मेरा ही बर्थ सर्टिफिकेट है। मार्कशीट दे सकते हो और भी कुछ चीज़ें दे सकते हो, बट आधार कार्ड को बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट के 2 रूल आए हैं। गवर्नमेंट का पहला है तो है, इसे सिटीजन प्रूफ नहीं दे सकते हो, एज ए सिटीजन प्रूफ नहीं दे सकते हो। साथ ही साथ में बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में भी इसे यूज नहीं किया जा सकता है। फिर लाए क्यों है? कभी ना तो बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में यूज़ कर सकते हो, ये वो एक बार क्या चेंजिंग होते रहते हैं, दिक्कतें करती हैं, ठीक है। तो बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हो, सिटीजन के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा इससे संबंधित है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है पद्मश्री अवार्ड के बारे में, पद्म विभूषण अवार्ड के बारे में, मतलब पद्म अवार्ड के बारे में। तो हर साल है वो 26 जनवरी को पद्म अवार्ड दिए जाते हैं, इस बार भी दिए गए, इससे संबंधित ये है आर्टिकल। तो आर्टिकल क्या है? हर साल 26 जनवरी को पद्म अवार्ड दिए जाते हैं। इस बार जो है 132 टोटल अवार्ड दिए जा रहे हैं, 132 अवार्ड दिए जा रहे हैं। इसमें 2 अवार्ड है, वो तो एक अवार्ड ऐसा है जो 2 लोगों को दिया जा रहा है। टोटल 132 दिया जा रहा है, एक अवार्ड है 2 लोगों को दिया जा रहा है। ये है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, 3 प्रकार के। भारत में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, पहले नंबर पे आता है भारत रत्न, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भारत रत्न, भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भारत रत्न है, ठीक है। ठीक है, ये भारत रत्न को तो साइड में रखा हमने, भारत तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो गया। और दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पर, अगर पूरी इंडिया की बात करोगे दूसरे नंबर पर, और इसमें पद्म वाले सीरीज में करोगे तो पहले नंबर पर आता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, पद्म भारत रत्न के बाद में सेकंड हाईएस्ट भारतीय सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। पहले तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न है, भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उसके बाद में जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो पद्म विभूषण है, ठीक है। भारत रत्न के बाद में हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है वो पद्म विभूषण है। तो पद्म विभूषण इस साल कितने दिए जा रहे हैं? इस साल 5 पद्म विभूषण दिए जा रहे हैं, 5 पद्म विभूषण दिए जा रहे हैं। 17 पद्म भूषण, पहले सबसे बड़ा है भारत रत्न, उसके बाद में पद्म विभूषण, उसके बाद में पद्म भूषण, 17 पद्म भूषण दिए जा रहे हैं। और 110 है वो पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ऐसे देखना कि वर्ड किस में कितने, उस हिसाब से आप वो लगा लेना। विभूषण 4 वर्ड है, विभूषण 4 वर्ड है, तो ये सबसे बड़ा। फिर भूषण 3 वर्ड है, फिर उससे छोटा है, और ये श्री 1 ही वर्ड है, तो ये छोटा आ गया। तो ऐसे ही आप वर्ड ही देख लेना, 4 वर्ड है, पद्म भूषण सबसे बड़ा, पद्म भूषण 3 तो छोटा, और पद्मश्री सबसे छोटा, ठीक है। तो 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री अवार्ड इस साल दिए जा रहे हैं, हर साल दिए जाते हैं। टोटल 132 इस बार दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें 30 महिलाएं हैं और ये मरणोपरांत भी दिए जाते हैं। अब ये किस प्रकार के दिए जाते हैं? ये जिंदा व्यक्तियों को भी दिए जाते हैं, ठीक है, मरणोपरांत भी दिए जाते हैं, ये इंडियन को भी दिए जाते हैं, फॉरेनर को भी दिए जाते हैं, जिंदा मरणोपरांत दोनों को भी दिया जाता है, मेल को फीमेल को दोनों को दिए जाते हैं। कि क्या क्राइटेरिया क्या है देने के लिए, क्या क्या होना चाहिए? इस सबसे पहले इसे 1949 में 1954 में 1954 में स्थापित किया गया था। इसे 1954 में स्थापित किया जाता है। देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से 3 श्रेणियाँ, पद्म भूषण सबसे बड़ा, उसके बाद पद्म विभूषण सबसे बड़ा, पद्म भूषण, फिर पद्मश्री सबसे बड़ा, भारत रत्न, उसके बाद में ये 3 श्रेणियाँ आती है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ठीक है। किन किन लोगों को दिया जाता है, क्या करने पर दिया जाता है?
कला के क्षेत्र में, सामाजिक सोशल वर्क में काम करते हो आप, सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ काम करते हो, विज्ञान में कुछ काम करते हो, इंजीनियरिंग में कुछ काम करते हो, व्यापार में है, उद्योग में, चिकित्सा में, साहित्यिक क्षेत्र में, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा, इन सब में अगर कुछ काम करते हो तो आपको ये अवार्ड दिया जाता है। 1954 में स्थापित किया गया था। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, कंट्री में अलग अलग रीजन में दिया जाता है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिया जाता है। किन किन में आर्ट है, सोशल वर्क है, पब्लिक अफेयर्स है, साइंस है, इंजीनियरिंग है, ट्रेड है, इंडस्ट्रीज है, मेडिकल है, लिटरेचर है, एजुकेशन है, शॉर्ट्स है, स्पोर्ट्स है, सिविल सर्विस में काम करने पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है। पद्म विभूषण किसे दिया जाता है? पद्म विभूषण दिया जाता है जिन्होंने विशिष्ट, असाधारण और विशिष्ट काम किया हो, असाधारण और विशिष्ट काम किया हो। क्या काम करो? एक्सेप्शनल और डिस्टिंक्टिव काम किया हो, उसको ये दिया जाता है पद्म विभूषण। उसके बाद में है पद्म भूषण, इन्होंने कुछ विशिष्ट काम किया, कुछ उच्च कोटि का काम किया, उनको पद्म भूषण दिया जाता है। और पद्मश्री किसी क्या दिया जाता है? ये विशिष्ट कार्य करने वालों को। विशिष्ट असाधारण को पद्म विभूषण, विशिष्ट और असाधारण को पद्म विभूषण, विशिष्ट उच्च कोटि का पद्म भूषण और विशिष्ट काम का वो पद्मश्री दिया जाता है। कब? 1954 में स्थापित किया जाता है। कब किया जाता है? 1954 में किया जाता है। किन को इनको दिया जाता है? इंडियन, फॉरेनर, दोनों को दिया जाता है। इन फील्ड में दिया जाता है। ठीक है। ये पूरा इन अवार्ड के बारे में था। तो ये ट्रू एंड फॉल्स के हमारे जो क्वेश्चन थे तो वो देख लो। पहले तो सेकेंडरी मार्केट में क्या किया जाता है कि ट्रेड की जाती है। सेकेंडरी मार्केट में जैसे आप डायरेक्ट सेल खरीद सकते हो, नहीं। सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड, इन्वेस्टर होते हैं, आपस में बेचते खरीदते हैं। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर आपस में खरीदते बेचते हैं, तो ये फॉल्स है। फिर है ये सेपी के बारे में, सेपी के बारे में पूछा गया कि सेपी का इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ओस्लो में है। ठीक है। सेपी का हेडक्वार्टर ओस्लो में, फ्रांस में नहीं है, तो ये फॉल्स है। फिर पूछा लेक विक्टोरिया के बारे में, युगांडा, केन्या से तो बाउंड्री लगती है, साउथ अफ्रीका से नहीं लगती, तंजानिया से लगती है, तो ये भी फॉल्स है। फिर ये है यंगेस्ट भारत रेसिडेंट सचिन तेंदुलकर है, ओनली स्पोर्टमैन है, यस ये ट्रू है। फिर आप ये देख के आना आपको आधार कार्ड, गोल्डन और जॉम्बी वायरस के बारे में। ठीक है। हमारा जो एक और क्वेश्चन था वो था कैपिटल मार्केट के बारे में। तो कैपिटल मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड आता है। यहाँ कैपिटल मार्केट क्या होता है? लॉन्ग टर्म वाला होता है। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म, गवर्नमेंट ये बॉन्ड है, ये लॉन्ग टर्म में आता है। फिर है ये कॉल मनी, शॉर्ट टर्म। कॉल तो शॉर्ट ही होता है ना, कॉल तो कुछ टाइम के लिए बात करते हो तो शॉर्ट हो गया। ट्रेजरी बिल, ये भी 90 दिन वगैरह वाला होता है, शॉर्ट होता है। स्टॉक मार्केट ये लॉन्ग टर्म होता है, तो ओनली 2 है, वो सही होगा। उसके बाद में एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला, ये भी सही है। और ये मेटा डाटा इसमें हाइड करता है, नहीं, ये भी सही है। तो दोनों बोथ है, वो करेक्ट है, बोथ करेक्ट है, सी है। ठीक है। उसके बाद में आज के ये क्वेश्चन है, आप ये देख के आना। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन है, ये आपके देख लेना, हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका नाम है थिंकर IAS। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।